हा. मोबाईलवर बंद केलं. समोर खिसोबा म्हटलं मोठ्या सोबत. गुड आफ्टरनून सभी का। PA कौन सा बैच है ये? 02 PA2। हाँ PA2 सेकेंड फेज का PA2। हाँ जी, ऑनलाइन में आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा सभी को पता है, ये बैच जो अपना बना है J3 एंड J5, 3 और 5 के कंबाइन होने से बना है। ठीक है, मुझे जानते हो, कुछ बच्चे जानते हैं कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं। माई सेल्फ MRS मैम मिसेज राधा शर्मा, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बैच इससे पहले यानी जहां तक आपका 11th में हुआ है, सभी बताना पहले यस और नो। सभी का GOC1 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी तक पूरा हो चुका है। ऑनलाइन में जो भी बच्चे बोल रहे हैं सभी या तो ढंग से बोले या फिर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आवाज जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है ना बेटा, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो, और दूसरा जो भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं आता है रिलेटेड टू पहले प्रीवियस का भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस में सबने अलग अलग टीचरों से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बेझिझक उसको डाउट को पूछेंगे। अपन जो 12th में, अभी आप लोग एक तरह से 12th में आ गए हो, और इनिशियल बैच बनाने का मतलब यह है कि भाई आपका बैच पहले बना है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अपन दिवाली, सॉरी होली आएगा, होली तक 12th का ही टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आपको 15 डेज का लीव दिया जाएगा ताकि आप घर जाएं, 11th का रिवीजन भी करें। आफ्टर जो भी अपना 14 मार्च से शायद आपको छुट्टी मिल जाएगी, और 15 डेज की, फिर वापस अपन 4 अप्रैल से दोबारा 12th का स्टार्ट करेंगे। और आने के बाद जब आप आओगे 4 अप्रैल के बाद आपका सभी का शफलिंग टेस्ट भी होगा। जैसे अभी तो जैसे बैचेस का सिलेबस पूरा हुआ है उस हिसाब से नाम दे दिए गए हैं। लाइक अभी आपका बना 3-5 का, इनका एक बन गया, पहले बना था 0 और A2 का, उनका एक बैच बन गया बेटा। इस तरह से बाद में सबको शफलिंग करके अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस उनको ग्रेड किया जाएगा। ठीक है, फिर इन सबके प्रॉपर एक नाम हो जाएंगे, PA1 PA2 PA3 इस तरह से। ठीक है, अब अपन जो हमें पढ़ाना है अभी वो अपन पढ़ाएंगे GOC2 से। GOC2 वैसे तो देखा जाए वो GOC1 का ही पार्ट है। ठीक है, GOC1 में जब आपने पढ़ा उसी का फर्दर कंटिन्यू पार्ट होगा आपका। तो उसमें अपने पास 3 टॉपिक है। उसका सबसे पहला टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब पहले सुनो थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन और, क्योंकि अब अपन जब भी 12th में आ गए और अपन जानते हैं जिस एम के लिए अपन कोटा आए हैं वो 12th में देना ही है। और आप सभी जानते हो जो भी अच्छी रैंक आती है, अच्छा रिजल्ट जो भी आता है, वो हमेशा 12th के बच्चे का जरूर अच्छे से आता है। जो भी आपकी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आती है वो हमेशा 12th के साथ जो बच्चा एग्जाम दे रहा होता है उसी की आती है, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो दिमाग है, पूरा जो सोच है, बच्चे का कैलकुलेशन करने का एक जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल फ्रेश और एकदम अच्छा माना जाता है। रिपीटर का रिजल्ट अच्छा होता है लेकिन रैंक अच्छी नहीं होती है। रिपीटर का मतलब जो 12th पास आउट हो जाते हैं उसके बाद। तो सभी स्टूडेंट पहले अपने आप को जो भी 11th में कमियां रही, जो भी जिस भी रीजन से, उनको अपने ऊपर हावी मत होने देना। ठीक है, जो भी आपको लगा टॉपिक में वीकनेस है, सबको पता होता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप उसकी लिस्ट बनाओ।
11th के सारे टॉपिक की आपके कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा वीक हैं, कौन से टॉपिक हैं जो ऑन एन एवरेज हैं, कौन से टॉपिक हैं एक दो जो आपके वाकई स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को इवेल्युएट करना जब भी आपको टाइम मिलेगा। 12th में स्टार्टिंग में 12th में, क्योंकि अपन ये मान के चलेंगे 12th को पढ़ाते इसीलिए इतने टाइम पे है, फ्रीक्वेंसी भी शुरू से 3 की रखेंगे ताकि दिवाली से पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। जो अब दिवाली आएगी उस तक आपका 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि बच्चे बोर्ड के लिए, रिवीजन के लिए, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए, क्योंकि सारे जितने भी अपन सपने सोच के आए हैं वो अब इसी साल में ही होंगे। बोर्ड भी देनी है, जेई मेन का एग्जाम भी देना है, पहली सीढ़ी, उसके एग्जाम के बाद जेई एडवांस भी देना है, सेलेक्ट भी होना है। यानी एक ये साल आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप नेक्स्ट दिवाली, यानी अब जो आएगी दिवाली नहीं, उससे जो नेक्स्ट दिवाली है वो किसी आईआईटी कॉलेज से आकर मना रहे होंगे अपने घर पे, अच्छा लगेगा। तो जो भी आप अभी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही करना है, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में आपके जो भी पॉजिटिव हैं, जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जो चैप्टर वीक हैं, जो भी चैप्टर वीक हैं, उन सबकी लिस्ट बनाओ जब भी टाइम मिल जाए। एक दिन में एक चैप्टर पूरा नहीं होता, हम भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास तो 3-3 सब्जेक्ट हैं जब भी, तो जो चैप्टर आपका वीक है उसके सब टॉपिक्स को डाउट क्लास में दोस्त से समझ के, वीडियोस देख करके उसको दूर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बेटा हम पढ़ाते जाएंगे लेकिन मेहनत आपको करनी है, रिजल्ट भी आपको ही लेके आना है। तो आपको अपनी वीकनेस, क्योंकि वो आपको पता है, हमें नहीं पता, वो हर चैप्टर की सबकी आपकी अलग अलग होगी, तो उसको दूर करना है टीचर से टाइम लेके कभी भी। यानी ये कोशिश करना कि जब आपकी 12th पूरी हो उसी टाइम पे 11th में जो भी आपसे कमियां रह गई वो भी पैरेलली खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए केवल 12th क्लास जरूरी नहीं है। यदि सिर्फ 12th ही जरूरी होती तो हर बच्चा सिर्फ 12th में कोचिंग आता। और आप सभी जानते हो 12th किस पे डिपेंड है, 11th पे। तो मैं इसलिए आपको बार बार ये कह रही हूँ, 11th को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे 12th में, और एक चीज याद रखना, 11th में होता है क्या है, बच्चा सिंसियर नहीं होता। कई बार कोई क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, कोई टॉपिक छूट गया, पेरेंट्स या फिर सभी को पता है बीच में लास्ट 2 साल से पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब भी रही है, और अब चाहा भगवान ने तो शायद अब कोई कोरोना के पीक नहीं आएगी, कोई तीसरी चौथी लहर अब नहीं आएगी, तो हमारी पढ़ाई प्रॉपरली ऑफलाइन ही चलेगी। इस तरह ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जहां तक चाहा तू। बाकी तो देखो फ्यूचर का तो कोई प्रोडिक्शन कर ही नहीं सकते अपन, है ना। तो इसलिए 12th में ये चीज याद रखो, 12th का बैकलॉग नहीं रखना है। जो बैकलॉग है वो किसका है, 11th का, उसे अपन को दूर करना है, जो भी आपकी कमी है, ठीक है। जो भी पॉइंट समझ नहीं आए वो पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेना, बार बार में पूछते रहिए क्लास के बाद। और हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखनी पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। तो मैं पहले पढ़ाना स्टार्ट करूं सीधा। जीओसी 2 अपना टॉपिक है। जीओसी 2 में सबसे पहला जो टॉपिक है, जीओसी 2 के अंदर 3 ही टॉपिक आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड टोटोमेरिज्म, और तीनों ही जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ हेडिंग है, उससे पहले बेस किसे कहते हैं मैं आपको पूरा लिखने का मौका दूंगी, केवल हेडिंग डाल के नोटबुक बंद कर दें, केवल सिर्फ समझेंगे। मैं जब समझाऊं केवल समझना, मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह से है, पहले समझना केवल, बाकायदा प्रॉपर फिर आपको मैं नोट्स बनवाऊंगी, लिखवा भी दूंगी, ठीक है। सबसे पहले बेस किसे कहते हैं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया और उससे पहले 10th में भी पढ़ा। बेस को अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। सबसे पहले बेस को डिफाइन किया था, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन दी, आरएनएस। क्या ये नाम सुना है पहले? अकॉर्डिंग टू आरएनएस, दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन रिलीज देयर OH माइनस in their aqueous solution that are known as base, and those compound which can release H positive ion in their aqueous solution that are known as acid. RNAS ने ये कंडीशन थी, पर उसमें एक लिमिटेशन थी, aqueous, और इसीलिए
शायद ये आकर के फ्लॉप हो गया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो बिना एक्वस मीडियम के भी H+ और OH- रिलीज करते हैं, फिर उनको क्या कहोगे? और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो OH- रिलीज नहीं करते, फिर भी वो बेस होते हैं। तो इसीलिए RNAs की जो ये डेफिनेशन थी वो गलत हो गई बेटा। हाँ, ये बैच PA2 बैच ही है, ये बैच PA2 बैच है। और एक बार मैं सभी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दूं, ठीक है बेटा? बाद में अपन जब मैं आपको डाउट आएगा तब आप मुझे बोल दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू RNAs जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो एसिड, OH- रिलीज करेगा वो बेस। फिर कुछ कमियों की वजह से बाद में डेफिनेशन आई ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। क्या ये नाम सुना? अभी सुना था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम में सुना होगा, इन दोनों में से एक इसमें आयनिक में, ठीक है? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग एवरी कंपाउंड, एवरी मॉलिक्यूल विच कैन रिलीज प्रोटॉन इन एनी फेज, इन एनी मीडियम। फेज का मतलब आइदर इन सॉलिड फेज, आइदर इन लिक्विड फेज और इन गैसियस फेज, कोई सी भी फेज में हो, किसी भी सॉल्यूशन में हो, यदि वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। और ऑब्वियस है कि अपन ये मानते हैं ना, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, एक ने यदि प्रोटॉन दिया है तो नेचर में कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा तो उस प्रोटॉन को क्या कर रहा होगा? ले रहा होगा। तो ऐसे ही जब एक ने प्रोटॉन दिया है तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा जो उस प्रोटॉन को क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर आयन मॉलिक्यूल कंपाउंड आर नोन एज बेस, और प्रोटॉन डोनर आर नोन एज एसिड। ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। फिर और बहुत सारी डेफिनेशन आई, और जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं लुईस की। और साथ में लुईस ने बहुत सारे फैक्टर को स्टडी किया, और उन सारे फैक्टर को स्टडी करने के बाद उसने नोटिस किया कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है, जो सपोज ये एक AlCl3 एक एग्जांपल है, इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सामने वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो उसके कुछ ना किसी ग्रुप को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा कोई भी स्पीशीज या आयन जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए कई बार, मान लीजिए ये OH है, तो इसको लग रहा है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ क्या करेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मान लो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, तो उस सिचुएशन में ऑक्सीजन अपने को कहां से न्यूट्रल करेगा? H+ निकाल के। तो जब भी कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p और d ऑर्बिटल, और रेडी टू रिलीज देयर हाइड्रोजन आयन, सच स्पीशीज आर नोन एज लुईस एसिड। तो लुईस ने दोनों चीजें बोली। पहला लुईस ने जो फोकस किया था वो किया था इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और उस इलेक्ट्रॉन को लेने में कई बार वो हाइड्रोजन को भी भगा देता है, उससे जुड़े हुए ग्रुप के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन से कह दिया भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो ऑक्सीजन फिर मजबूरी में बेटा किसको भगाएगा? हाइड्रोजन को। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जो जर्नल एक वर्ड में यदि हम आंसर दें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहती हैं? एक्सेप्ट करना चाहती है, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस? एसिड। ठीक है, आइदर इट इज आयन, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो कैटायन है, चाहे वो एनायन है, जो भी है, यदि उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p और d ऑर्बिटल, ऑल सच स्पीशीज आर नोन एज लुईस एसिड।
और जस्ट इसका उल्टा। अब जैसे नाइट्रोजन है, बताओ बेटा, क्या नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? क्यों नहीं ले सकता भाई? मैं इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहती हूँ, नाइट्रोजन से मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, बोलेगा मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है। और दूसरा, नाइट्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल नहीं होते जिनमें ये इलेक्ट्रॉन रख सके, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, पढ़ाया था। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? डोनेट करना चाहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। और सपोज कोई और नहीं मिला इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इसके पास H+ आया, बेचारा H+ सबसे बड़ा भिखारी होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि H+ का मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल क्या है? न्यूक्लियस। H+ आया तो नाइट्रोजन ने क्या कहा? भाई तू आजा, तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच ऑलवेज रेडी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, और आफ्टर डोनेशन, और वी कैन से इट कैन एक्सेप्ट H+ आयन बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन, सच स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेस। ठीक है, हम प्रेजेंट में ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस वाले दोनों के मिक्स पढ़ेंगे। आपसे पूछेगा, अब जैसे AlCl3, बताओ एसिड है या बेस है? और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड या अकॉर्डिंग टू लुईस? AlCl3 के AlCl3 इज अ लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस। AlCl3 आपके अकॉर्डिंग लुईस बेस, क्यों बेटा? कौन दे रहा है? सेंट्रल एटम, सराउंडिंग से मत देखो, क्योंकि इसका मेन फोकस कौन है बेटा? सेंटर। AlCl3 के 4 ऑप्शन है। what about that AlCl3? AlCl3 is a Bronsted acid base, Bronsted acid, Bronsted base, Lewis acid, Lewis base, 4 ऑप्शन है आपके पास। ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन में क्या बोला था उसने? प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोटॉन? हाइड्रोजन। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन। तो ये प्रोटॉन देने के लिए या प्रोटॉन लेने के लिए, दोनों चीजें हैं। प्रोटॉन तो ये दे ही नहीं सकता, है ही नहीं। अब आप थोड़ा सा लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस का मेन वर्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस का जो मेन वर्ड है वो ये इतना याद रखोगे, लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो बेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो एसिड। आप मुझे बताइए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा? लेना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले को आप क्या कहोगे? लुईस एसिड। अब प्रोटॉन डोनर के लिए तो प्रोटॉन होना चाहिए, नहीं है। प्रोटॉन लेने के लिए सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी तो होने चाहिए। यदि सपोज किसी बच्चे को लग रहा है कि मैम ये प्रोटॉन ले भी तो सकता है, और आपको जब स्पीशीज आएंगी ऐसे एग्जाम्पल, बेटा वो किसके बेसिस पर देखने हैं आपको? सेंट्रल एटम के बेसिस पे। सेंट्रल एटम, बताइए क्या ये सेंट्रल एटम प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन भी कह रहा है मेरा भी ऑर्बिटल खाली, तुम्हारा भी ऑर्बिटल खाली, बताओ कैसे बॉन्डिंग करें? समझ आया क्या? ये AlCl3 के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ना तो ये प्रोटॉन ले सकता है, डोनेट करने के लिए इसके पास प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब बताइए अमोनिया, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? अमोनिया क्या है? वही सेम 4 ऑप्शन, लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। लुईस बेस एक। इस बार चलो हिंट देती हूँ, क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। लुईस एसिड, लुईस बेस, पहले एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे ना, फिर अपन थ्योरी लिखेंगे। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, और हिंट है आपके पास मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। बोलो फर्स्ट एंड लास्ट। देखो
लुईस एसिड, जिसने भी बोला फर्स्ट एंड लास्ट, मैंने अभी सही गलत नहीं बोला है। लुईस एसिड तो कैसे है, आपने बोला था आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट। नंदिनी ने आंसर दिया बी एंड सी। बेटा ये तो कंफर्म है तो ये लुईस बेस पक्का बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने लिखा है तो कंफर्म लुईस बेस ऑनलाइन में, बिल्कुल सही है। क्यों? नाइट्रोजन बेटा इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा कहां? इसके पास नाइट्रोजन क्या अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है? ये तो सभी ने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बेटा कभी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, और ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेने के लिए जगह नहीं है तो अपना लोन पेयर डोनेट ही कर सकता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज क्या कहलाती हैं? लुईस बेस एसिड तो गया। अब मुझे बताओ क्या ये प्रोटॉन भी दे सकता है क्या? क्या अमोनिया, अभी मैंने पूछा क्या क्या पॉसिबल है, अपन चॉइस अभी है क्या रियल में नेचर वो नहीं पता। ये डेफिनेशन के वाइज किस किस के जैसा बिहेव कर सकता है? क्या ये अपना प्रोटॉन रिलीज करके ऐसे नहीं टूट सकता? क्या ये नहीं स्टेबल होता? NH2- होता है या नहीं होता ये बताइए। तो और नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को छीन ले और उसको H+ की फॉर्म में भगा सकता है क्या? भगा सकता है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन पे आते हैं, ये तो अपन ने लिख ही लिया। ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या ये बना सकता है अमोनियम आयन? इस डेफिनेशन के बेसिस पर बताओ ये क्या है? प्रोटॉन को क्या कर रहा है? ले रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज क्या कहलाती है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग? ओवरऑल नेचर क्या है अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान दो। आपने पढ़ा भी है अमोनिया बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा? पढ़ाया है ये कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां अमोनिया किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज। और प्रोटॉन एक्सेप्टिंग वर्ड किसने दिया? प्रोटॉन एक्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज क्या कहलाती है? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज एसिड बेस कहलाती है बेटा। आप आगे आके बैठ के ऐसे मत बोलो, अभी सब देखो बिल्कुल बेसिक से। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, सिंपल सी लाइन बोलिए। प्रोटॉन डोनर क्या है आपको कंक्लूजन याद रखना। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर किसके अकॉर्डिंग? क्या मैं इसको ब्रॉन्स्टेड बेस कह सकती हूं? यदि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो चॉइस चल रही है अभी अपन क्या किस किस के जैसा बिहेव कर सकता है। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, लुईस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, लेकिन किसकी तरह बिहेव नहीं करेगा? सिर्फ लुईस एसिड। लुईस एसिड के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ही नहीं ले सकता। बस समझ आया? ये अपन केवल आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन समझ रहे हैं, अभी सिर्फ डेफिनेशन। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन में बेटा समझ आ गया? चलो एक लास्ट एग्जांपल, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, वैसे आप ये पढ़ चुके हो। BF3 और BCl3 में which one is better Lewis base? Sorry, which one is better Lewis acid, not Lewis base? Out of BF3 and BCl3, which one behave as a better Lewis acid? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है रेडमी, ध्रुव BF3, ऋषभ BF3। अभी मैंने आंसर नहीं दिया है, ये आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के BCl3 भी आ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा दो। मैंने हिंट दिए है विच वन इज बेटर लुईस, नाम दिया है ना, लुईस एसिड अच्छा कौन है? तो पहले थोड़ा सा लुईस एसिड की डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस एसिड? ये आपको याद है तो बेटा क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं आपको बस यही चीज सिखाना चाहती हूँ, थ्योरी क्वेश्चन को समझना है।
उसके बाद आपको क्वेश्चन कितना भी टफ बना दे वो आपसे हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, विच वन इज बेटर, लुईस एसिड। और लुईस एसिड किसे कहते हैं, जो ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन पढ़िए। रूल्स के हिसाब से इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, पढ़ा ये। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, एक टॉपिक पढ़ाया था हमने, बैक बॉन्डिंग। कभी पिछले साल केमिकल बॉन्डिंग में, अब आप 12th में आ गए हो तो पिछले साल बोल देते हैं, कभी पिछले सालों में कभी आपने बैक बॉन्डिंग नाम का एक टॉपिक सुना था? सच में सुना था? बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है? पक्का हो रही है? तो उस बैक बॉन्डिंग की जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो आप सीख चुके हो, याद रखो मैं उसी टॉपिक को ही आगे डिटेल में आगे लेके जा रही हूँ। BF3 में ये बैक बॉन्डिंग करेगा। तो बेटा बैक बॉन्डिंग करने से ये ऑर्बिटल दैट शुड बी वैकेंट, क्या ये रियलिटी में वैकेंट है? वो क्या हो गया? ऑक्यूपाइड हो गया। अब बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया नहीं हुआ? ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या बोरोन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है? इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग होने से इसका ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट। इसका ऑक्टेट अभी भी कैसा है? इनकम्प्लीट। और मैंने क्या पूछा था जल्दी से बताओ? लुईस एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस एसिड? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? बोलेगा यार मेरे को तो मेरे पड़ोसी ने दे दिया और 8 से ज्यादा मैं रख नहीं सकता। इसके पास लेके गए इलेक्ट्रॉन, बोलेगा तुरंत दो, जल्दी से एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बेचारे का ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो बताओ इन दोनों में बेटर लुईस एसिड कौन है? आया समझ में? लुईस एसिड, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको लुईस एसिड वर्ड याद रखना था। लुईस एसिड किसे कहते हैं? और आपने जो भी पढ़ चुके हो उसको अपन को कंबाइन किया, आंसर आ गया, ये बेटर लुईस एसिड है। ठीक है, एक लास्ट, अमोनिया और pH3। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है? अमोनिया में और pH3 में which one is better लुईस बेस? आराम से, क्योंकि पहला टॉपिक अभी 12th अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और मैं चाहती हूँ आंसर सब आप बताओ, क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछे। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है पहले बताओ? लुईस बेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस बेस? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर? इलेक्ट्रॉन डोनर। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, पहले ये चीज आपको याद कराऊंगी, मैं रटाऊंगी, ये चीज याद रखो। लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन डोनर। दोनों में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? NH3। क्यों? जबकि नाइट्रोजन की En2 फास्फोरस से ज्यादा होती है। Then why nitrogen is better donor than phosphorus? अग्रिम ने आंसर दिया है pH3 और अमोनिया में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर पकड़ के रखेगा, दैट्स व्हाई pH3 इज बेटर। ओके, आंसर ये मैंने आंसर नहीं बोला है अभी, मैंने उसका पढ़ाया अग्रिम का। हाँ, अमोनिया में और pH3 में बेटर लुईस बेस कौन है? और इसका आंसर आप सब दे सकते हो। मैंने अभी 12th का तो कुछ नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ 12th के मैंने 4 वर्ड बोले हैं बेस पढ़ाना, इसलिए यानी आप इसका आंसर पीछे के ही अपने 11th की नॉलेज से ही दोगे। साइज फैक्टर है अमोनिया में और pH3 में बेटर लुईस बेस अमोनिया होगा। देखिए कैसे, यहां बेटा जो लोन पेयर है वो किसके पास है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, ना वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, ना ये फर्दर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। पढ़ा है सभी को नाइट्रोजन 2s2 2p3। क्या ये इससे आगे इसको एक्साइट कर सकता है? नो, कोई भी वैकेंट एक्स्ट्रा p या d ऑर्बिटल नहीं। लोन पेयर इसका परमानेंटली लोकेलाइज है। लोकेलाइज का मतलब इसी जगह रहेगा। इसमें जो लोन पेयर है वो फास्फोरस के पास है। ठीक है, फास्फोरस के पास है। दिख रहा है कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है,
लेकिन फास्फोरस का जब हम साइज देखते हैं 3s2 3p3, लेकिन बेटा फास्फोरस बिलोंग टू थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में एक्स्ट्रा क्या अवेलेबल है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। और उन एक्स्ट्रा वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जैसे ही कोई भी स्पीशीज इसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने आई, मान लो कोई भी स्पीशीज को जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसके पास मांगने आई, भाई तुम अपना लोन पेयर दे दो, ये उस लोन पेयर को डीलोकेलाइज कर देता है अपने ही घर में। खाली बोले क्यों दूं, मेरे पास इतने कमरे खाली पड़े, मैं मेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे खाली कमरों में घूमने भेज दूंगा, तुम्हारे पास क्यों भेजूं? जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या ये डीलोकेलाइज करवा पाएगा? क्या इनको ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सकता है? बोलेगा भाई ये एक लोन पेयर है, ले जा। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो तुरंत डोनेट करेगा। जबकि ये अपने इस लोन पेयर को क्या कर सकता है? डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज करने का मतलब अपने ही वैकेंट ऑर्बिटल में उनको भेज देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खुद के ही ऑर्बिटल में घूमते रहेंगे तो क्या उसका वो डोनेशन करेगा? जब घर में ही आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, एक आदमी तो ऐसा है उसके पास इतना पैसा है कि और उसके पास पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उस पूरे पैसे को कहाँ लगाएगा? डोनेट करने में। और एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, बहुत सारे बच्चे, फैमिली, भाई बहन है, तो बेचारा डोनेशन की सोचेगा या पहले अपने घर वालों की सोचेगा कि यार मेरे घर में इतने सारे लोग पड़े नहीं पे डोनेट कर दूं, है ना? तो ये फास्फोरस है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्बिटल दैट लोन पेयर delocalize इन देयर सेल्फ वैकेंट p और d ऑर्बिटल। तो बताओ किस में डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है? और हम ओवरऑल पढ़ेंगे क्या? यही पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ेंगे लुईस बेस में पढ़ा रही हूं, यानी हमें पढ़ना क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। अभी मैंने पढ़ाया बेस, ठीक है, ये जो बेस बनाया आपको, मतलब थ्योरी जो बेसिक बनाई, हम पढ़ रहे हैं बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीशीज। अब जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा डोनर आ जाएंगे तो किसकी डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है, उस डोनेशन टेंडेंसी को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? बेसिक स्ट्रेंथ। व्हाट अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ इज द कंपैरिजन ऑफ डोनेशन टेंडेंसी। कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर रहा है, जिसके बेसिस पे आप बता पाए कि ये स्पीशीज स्ट्रॉन्ग अच्छा बेस है, इसके कंपैरिजन में ये वीक बेस है, उसके कंपैरिजन में ये वीकेस्ट बेस है। इस कंपैरिजन स्टडी को हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है पॉइंट? चलो लिख लेते हैं पहले। अब जो अभी तक समझाया, इतने एग्जाम्पल किए, इन सबको, ये तो अपना टॉपिक का हेडिंग है, ठीक है, GOC2। अग्रिम बेटा अब मैं वही बताऊंगी, कौन सा फैक्टर, स्टेप टू स्टेप वही लिखेंगे, कैसे कंपेयर करना है कौन से फैक्टर से, वो सारा अभी अपन लिखेंगे। केवल अभी तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर एक दो एग्जाम्पल ही कराए थे, ठीक है। सबसे पहले तो बेस, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, न्यू नोटबुक में ही शुरू करना होगा मुझे लगता है, और चाहे तो आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हो GOC1 के बाद। देखो अब आप लोग सब IITian बनने जा रहे हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं स्कूल के जैसे, प्राइमरी LKG वालों की कॉपी में पेरेंट्स लिखते थे ये इसकी ये कॉपी है, उसी में काम करना है। आप खुद समझदार हैं, नोट्स को कोई फाड़ के तो फेंकोगे नहीं, समोसे उस पे खाओगे नहीं, है ना। आपकी GOC1 के बाद ही पेज बचे हुए, वहां पे 2-3 पेज एक्स्ट्रा छोड़ के GOC2 बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल दो, उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट में लग रहा है कि इसमें 2-3 पेज ही बाकी हैं, तो आप नई नोटबुक भी बना सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है, इसमें आपके कि मैम इसकी नई नोटबुक बनाए बेटा पुरानी बनाए, तो ये सब मैटर नहीं करता है, वो आपके ऊपर है, आप नई नोटबुक बनाना चाहें। और पता चला GOC1 में अभी अच्छी खासी बुक बनी हुई है, उसी में बहुत सारे पेजेस खाली हैं, तो उसी को कंटिन्यू करो ना, ताकि पढ़ने में ये रहेगा ये GOC के पूरे नोट्स हैं, GOC1 और 2, मेरा जो मानना है। यदि उसी में आपके पास पेजेस हैं तो उसी में कंटिन्यू कर लीजिए, ओके। अकॉर्डिंग टू RNAs, any molecule ion which can
release OH minus ion. In their aqueous solution. ब्रॉन्स्टेड ने एक वर्ड यूज किया था, देखें बेटा सभी, सपोज ये कोई बेस है, तो जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो जो बना हुआ पार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? यही तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया गया था आपको। और एसिड होगा तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ स्पीशीज का मतलब है कि चाहे वो कैटायन हो, चाहे वो एनायन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई ऐसा भी, ठीक है, कोई भी स्पीशीज, यानी कि कैटायन फॉर्म में दे, एनायन फॉर्म में दे, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे, एनी स्पीशीज which always ready to donate electron. तुम J02 में थे या 12 में हो? मैंने कौन से बैच में देखे? 2 में। 12 में हो तो अभी यहाँ 12th वाले अभी जल्दी ज्वाइन कर लिया, तो फिर 11th तो अभी पूरी हुई नहीं है, 11th का भी कर लोगे? अभी मैंने J02 में पढ़ाती थी, पता है सब? आ रहा है समझ में? किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आए बता दीजिएगा, ठीक है? अपन जो अभी तक पढ़ाया है सारे नोट जब मैं समझाऊं बस केवल उस टाइम पे समझो, फिर पूरा जो अभी तक मैंने समझाया सबका अपन लिखा दूंगी, नोट बना देंगे। अब एक पॉइंट देखिए बेटा, जैसे मैंने अभी एक ये रिएक्शन लिखा है BH, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो एसिड की हो, बेस की हो, नॉर्मल किसी भी कंपाउंड की कोई रिएक्शन हो, तो उस रिएक्शन को डिनोट किया जाता है एक पॉइंट से, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट या रिएक्शन का कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे नहीं पता क्योंकि रिएक्शन करना भी सिखाऊंगी, ये कोई एक रिएक्शन है तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा, आपके पढ़ा है कांस्टेंट के बारे में, और यहां मैं लगा देती हूँ बी क्यों लगाया है? बेस, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे हम इसको? केबी, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है याद करो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ केबी। अब इसको देख करके मुझे बताइए केबी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH क्या होगा? बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा? कम, यानी कि डिसोसिएशन या फिर ये कहें BH फॉर्मेशन बढ़े, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। जितना ज्यादा ये जो B है, जो भी कंपाउंड है, बेस है, वो जितना ज्यादा अमाउंट में H+ को एक्सेप्ट करेगा,
या उस बीकर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और किसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? कॉन्जुगेट एसिड की। हम कहेंगे केबी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। या मैं उल्टा पूछूं, बताओ केबी की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो बताइए उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कैसे? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर या टेंडेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज। भाई ये बी जितना जल्दी यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। भाई केवी की वैल्यू कब बढ़ रही है? इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और इसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि जो बी है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। केबी बेस डिसोसिएशन बेस कांस्टेंट भी बोल देते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बेसिस पर जो केबी की वैल्यू आती है वो हमेशा आती है 10⁻⁻3 10⁻⁻2 उस तरह के एक वैल्यू में आएगा, लाइक 3.2 10⁻⁻5। और पहले जब ये वैल्यू इस तरह से आती थी तो उस वैल्यू में अपन एसिड और बेस पढ़ रहे हैं और एसिड और बेस के लिए बीच में एक डिस्कवरी हो गई थी पीएच स्केल की। और पीएच स्केल पर जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻ में होती है, एक नॉर्मल डिजिट में होती है, 1 2 3 एक न्यूमर में नॉर्मल डिजिट में होती है। तो फिर ये लगा सपोज किसी की के कांस्टेंट मान लीजिए 10⁻⁻2 आ रहा है और मैं उस -2 को पीएच स्केल पे डिनोट करना चाहूं तो कैसे करूंगी? तो उसका क्या लेना पड़ेगा? मुझे नॉर्मल डिजिट में चेंज करना है। नॉर्मल डिजिट में चेंज करने के लिए मैं उसका माइनस लॉग ऑफ ले लूं। तो 10⁻⁻2 का माइनस लॉग लिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इसलिए ये तो हो गया केबी। एक वर्ड होता है पीकेबी, पीएच स्केल पर डिनोट करने वाली वैल्यू। उसका मतलब आप एग्जाम में देखोगे बेटा ध्यान से या पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछे केबी की वैल्यू बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले बताओ, समझ आया क्या? अब यहां पे यदि आपको सपोज एग्जाम में पीके भी वैल्यू दे रखी है तो बताओ पीके भी वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ही रहेगी, सेम या कम होगी, या पीकेबी और केबी में क्या रिलेशन है? माइनस। माइनस का मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट, डिक्रीज। तो हम ये कहें पीकेबी यदि बढ़ता है तो केबी की वैल्यू क्या होगी? कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ, समझ आया? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी अपन को अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे तब से पहले नेचर पहले क्या क्या टर्म्स यूज आने वाली है, क्या ये चीज समझ आ गई? पीकेबी और केबी ये क्लियर हुआ सभी को? पहले चलो लिखो।
ऑनलाइन वाले बच्चों को बेटा समझ आ रहा है, सभी को दिख रहा है, सभी क्लियर? आदित्य राव, निशित, तनुश्री, अनुज। ठीक है बेटा, अग्रे आंसर आपके करेक्ट है। आज अभी गैप देख करके फिर PA1 में क्लास लगा रखा है, तो साथ ही लगा देते तो कंबाइंड एक साथ ही पढ़ा देती। आपका ही जो एक बैच और बनाया ना PA1, उसमें अभी गैप दे के क्लास लगा रखी। ये मर्जिंग हुई है 3 और 5 की, अभी 7 मर्ज नहीं हुआ ना इसमें, 7 और 10 की। करूं डिस्कस? 2 क्वेश्चन है बहुत सिंपल से। पहला, which one behave as Lewis acid? लुइस एसिड। तो लुइस एसिड पूछा है तो बी आंसर कैसे हो सकता है? लुइस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो बेटा जो कार्बन है इसका स्ट्रक्चर आता है ना सभी को, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कभी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते। ये बेकार, ये कार्बन, तो बच्चों बेटा आंसर कौन सा बचा? अच्छा ठीक है सी, ये बी, AlCl3। मेरे को ऐसे ABCD याद आ गया, पहले बी देख लेती हूँ। विच कैन बिहेव एज ए, डाउट और तो नहीं है आपको? इसका आंसर है सी। बताओ BCl3 तो हो ही नहीं सकता, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और बेस के लिए डोनेशन चाहिए, और डोनेशन तभी हो सकता है जब खुद अपना काम पहले खुद अपने आप से रिच होके स्टेबल होके बैठे हो। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जो बैक बॉन्ड होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर को वो डोनेट कर सकता है, वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं नाम नहीं पढ़ पाई इसका, कि BF3 में जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देगा फिर तो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया, बोरॉन स्टेबल हुआ है, ऑक्टेट पूरा हुआ है, लेकिन उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो उसको डोनेट करे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कैसे करेगा? उस पर तो दोनों का राइट है, बोरॉन का भी और फ्लोरीन का। डोनेशन किसका हो सकता है? लोन पेयर का, जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में।
ठीक। इस वाले में पहले आंसर वैसे मैं समझा चुकी थी, इसलिए हो गया होगा सभी को, एक्सप्लेनेशन याद रहेगा। ये वैसे अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी था, यही सेम क्वेश्चन, इसमें BR3 और था बल्कि। इसमें विच कैन नॉट बिहेव एज ए लुईस बेस। आपने बी आंसर कैसे दिए? विच कैन नॉट बिहेव एज ए लुईस बेस। इसका आंसर बेटा डी होगा। क्या ये चीज समझ आई? डी कैसे बेटा? डी में कार्बन के पास देने के लिए, सॉरी, कार्बन पे देने के लिए कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं। बाकी सभी में देखो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अभी तक सिर्फ हमने बेस को आइडेंटिफाई करना सीखा है कि बेस है या नहीं है और क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अब अपना पॉइंट है हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। जो बच्चों ने पूछा भी था, ये तो बच्चों ने ऑनलाइन में, कि मैम कंपेयर कैसे करेंगे। बेटा बेस पढ़ा रहे, जैसे बेस पढ़ा रहे हैं वैसे ही सेम अगला टॉपिक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब लिखना बंद करके केवल समझेंगे। इसमें जो स्टेप्स हैं, जिस सीक्वेंस में मैं लिखाऊंगी आपको उसी सीक्वेंस में वो फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। पहला लाइन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इन दैट गिवन मॉलिक्यूल। अब पहले मुझे बताओ, उस मॉलिक्यूल में जो भी दे रखा हो उसमें डोनर एटम आइडेंटिफाई करना है। डोनर एटम कौन सा होता है? जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो विद कंप्लीट ऑक्टेट। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट कर सकता है जब वो खुद स्टेबल हो, और खुद स्टेबल होने का मतलब खुद के पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देने के लिए उसके पास कम से कम एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। जैसे इन सब में देखो मैंने निकाला, बताओ इसका डोनर एटम कौन है? इसका डोनर एटम कौन है? इसका डोनर एटम कार्बन। इसका डोनर एटम है ही नहीं, इसलिए जब डोनर एटम ही नहीं है तो फिर इसका बेस कैसे बेस होगा? CH3CH2OH। अभी तो ये छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, धीरे धीरे अपन बड़े भी बनाएंगे। इसमें बताओ डोनर एटम कौन है? जब भी अपन इसकी बेसिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा ऐसे एग्जांपल बना दिया, बताओ इसमें डोनर एटम कौन है? क्या ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है? क्या ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है? क्या मैं इसको लुईस बेस बोलूं? ये एक लुईस बेस नहीं है। क्यों? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सिर्फ लोन पेयर देखने से काम नहीं चलेगा कि लोन पेयर दिख गया लुईस बेस। अब इसमें देखो मैंने खुद से लोन पेयर बना के दिया, लेकिन मैंने कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया। 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। जब खुद का इनकम्प्लीट ऑक्टेट और बाहर डोनेशन करेंगे तो गलत बात है ना। पहले खुद को स्टेबल कर लो, उसके बाद डोनेट करना। तो ये यहाँ पे कोई लुईस बेस नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है,
अच्छा चलो ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। सुनो, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अब अपने कंपेयर करना है। इफ दैट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बिलोंग टू पीरियड, if that electron donor atom belong to period, then compare their electron negativity. As electron negativity increases, electron donation tendency decreases. Electron donation tendency decreases means basic strength decreases. If that donor atom belongs to group, then on moving downward, size and number of vacant orbital increases, which increase delocalization of lone pair or negative charge, which decrease basic strength. Electron donation tendency भी डाउनवर्ड जाने पर क्या होगी? कम। यदि पीरियड का है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो En बढ़ेगी, तो En बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। रीजन इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी उसकी? कम। और यदि वो ग्रुप का है, तो ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ेगा। साइज मतलब नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का सेल्फ डिलोकेलाइजेशन, सेल्फ का मतलब अपने ही ऑर्बिटल में घूमना, सेल्फ डिलोकेलाइजेशन बढ़ने से डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभार मान लो दोनों मिक्स करके दे रखे, कुछ एलिमेंट्स पीरियड के देंगे, कुछ एलिमेंट ग्रुप के भी दे रखे होंगे, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? मतलब कहाँ डिक्रीमेंट ज्यादा होता है? साइज। डाउनवर्ड जाने पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीमेंट है इन कंपैरिजन टू पीरियड ज्यादा डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि नीचे जाने पर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ने से वो ज्यादा डिलोकेलाइज हो जाएगा। जितना ज्यादा डिलोकेलाइज होगा, डोनेशन टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। तो डाउनवर्ड जाने पर ग्रुप में, यदि आप नीचे जा रहे हो ग्रुप में, तो ग्रुप में साइज यानी बिगर साइज इज लेस बेसिक इन कंपैरिजन टू EF। अभी एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे H2O, H2S और अमोनिया। अभी लिखना नहीं है, केवल समझ लो, मैं सारे एग्जांपल्स कराऊंगी। H2O, H2S, अमोनिया, क्या ये तीनों लुईस बेस हैं? पहला पॉइंट, क्या ये लुईस बेस हैं? तीनों के तीनों लुईस बेस हैं। अच्छा, अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तो पहले बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन एटम कौन है? इसका डोनेशन एटम, इसका डोनेशन एटम, ये दोनों किसके हैं? पीरियड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, डाउनवर्ड जाने पर भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम, कमी हो रही है। अब किसमें ज्यादा डिक्रीमेंट होता है? ग्रुप में। जो एलिमेंट ग्रुप का है उसमें डिक्रीमेंट भी ज्यादा होता है, बिगर साइज में। तो बताओ इनमें सबसे बुरा बेस कौन है? यदि मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना होगा, इनमें सबसे बुरा बेस कौन सा है? H2S। सबसे अच्छा कौन है? समझ आया? अमोनिया। ये लो, आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। समझ आ गया ये पॉइंट? क्लियर? ऐसे अभी अपन कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। इफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, लिखो बेटा, बिलोंग टू पीरियड, यदि वो पीरियड से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी।
बेटा मेटेलिक ऑक्साइड और ऑर्गेनिक ऑक्साइड दोनों अलग अलग चीजें। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये सारे पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन से चेन से जुड़े हुए, और एक जो आप पढ़ते हो ना मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक कैरेक्टर, वो होते हैं बेटा 100% आयनिक कंपाउंड। उसमें लास्ट में अपन वो भी कंपेयर करेंगे। एक बच्चे ने लिखा है प्रहलाद ने, हाँ, कि मैम नीचे जाने पर तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन वो बेटा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के लिए होता है। मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक। डाउन द ग्रुप जाने पर उनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। आयनिक कंपाउंड के बेसिक नेचर और कोवेलेंट कंपाउंड के बेसिक नेचर अलग है। वो 100% डिसोसिएबल कंपाउंड होते हैं, जबकि ये 100% डिसोसिएबल नहीं होते। ठीक है, अपन जो ये पढ़ रहे हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड का पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल अभी सारे ही कराऊंगी ना बेटा इसमें। पहले स्टेप्स लिखो फिर इसका एग्जाम्पल कराऊंगी। ग्रुप वाले पॉइंट में मेन करके क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बिलोंग्स टू ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, मोर डिलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, साइज बढ़ेगा तो मोर डिलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बढ़ेगा। मोर डिलोकेलाइजेशन लिख दिया तो डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। इफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बिलोंग टू पीरियड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ये निशान किसका है बेटा? कम होगी। रीजन क्या लिखाया था? यानी कि पीरियड में क्या कंपेयर करना है? कंपेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। यदि वो पीरियड का है तो ईएन देखनी है, ग्रुप का है तो क्या देखना है? साइज। ईएन बढ़ रही है तो भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, साइज बढ़ रहा है तो भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अच्छा, दोनों मिक्स दे रखा हो तो बताओ किसको प्रायोरिटी? साइज। साइज में क्या प्रायोरिटी है? ज्यादा डिक्रीमेंट होता है। बिगर साइज में मोर डिक्रीमेंट होगा इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कंपेयर केवी ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट से जुड़े हुए एग्जाम्पल कराऊंगी, कुछ समझ के करिएगा, ठीक है? जैसे इन सब में के भी कंपेयर करना है। पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है? उसके बाद मैं ऑर्डर बताऊंगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन लिख लेते हैं सभी में केबी का, क्योंकि जो केबी का ऑर्डर होता है वही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा।
इसलिए नोट करें। बेटा आप आंसर मत लिखो, आप अपनी नोटबुक में, मैंने 6 क्वेश्चन दिए, पहले इन सबका आंसर अपनी तरफ से ट्राई करो। गलत आ रहा है सही आ रहा है कोई नहीं, सबको देखो, सबका अटेम्प्ट करने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, कोई तुरंत आंसर लिख देता है, किसी को टाइम चाहिए, सब सॉल्व करो। अभी बेटा चैट में नहीं लिखे हैं। किसी को भी किसी तरह का कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है सिर्फ पहले वाले टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग था, सभी को समझ आ रहा है। किसी को कहीं कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप मुझे बता दीजिए पहले। अनुज, ग्रुप और पीरियड में बेटा, ग्रुप में डिक्रीमेंट ज्यादा होता है, ग्रुप और पीरियड में ग्रुप में डिक्रीमेंट ज्यादा होगा, ऐसे याद रखो। बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीमेंट ग्रुप में ज्यादा होता है। अभी क्योंकि ये बैच स्टार्ट हुआ बेटा, अपन इसका ऑफिशियली ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, ताकि जैसे अपन को मान लो कोई भी और क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपन क्लास में कोई पॉइंट ऐसा पढ़ा दिया जो समझ नहीं आया तो उसको डिस्कस कर सके। बट अभी आज तो क्लास स्टार्ट हुई, ग्रुप बनाएंगे। अभी एक बच्चा लिख रहा है कि मैम ग्रुप बना लीजिए। चलो सबसे पहले वाले में बहुत सिंपल सा ही है, CH4H2O अमोनिया। आंसर सभी ने लिख लिया है? पहले मैं आंसर लिख देती हूँ ताकि चेक करें, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। कितने बच्चों ने ये आंसर लिखा है? जिसने ये लिखा है ये ही आंसर है, इसके अलावा कुछ भी लिखा है गलत है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपेयर केबी ऑफ फॉलोइंग, और केबी कंपेयर करने का मतलब ही है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहली शर्त तो बेसिक स्ट्रेंथ तो तब कंपेयर करोगे जब वो बेस होना चाहिए। अब बताओ इसमें CH4 बेस कहाँ है? सीधा EN पे पहुंच जाना गलत है, इसलिए मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया, बेस है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना सीखो। जब आप ये सीख जाओगे कि ये बेस है या नहीं, तभी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे। तो फर्स्ट वाला जो CH4 है, आपने यदि डायरेक्ट EN देख ली कि भाई कार्बन की EN सबसे कम है, सबसे अच्छा बेस, बेटा CH4 तो बेस है ही नहीं है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा, इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ ही 0 है। जबकि ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा। अब इसमें ये नाइट्रोजन है डोनर एटम, और यहाँ डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में किसकी डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ बिलोंग टू पीरियड। पीरियड में क्या कंपेयर करना चाहिए? EN बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। आया समझ में?
बेटा देखो यहाँ लुईस एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कंपेयर के भी, ठीक है। और अभी अपन की लेटेस्ट डेफिनेशन कौन सी है? लुईस की ही, जो अपन पढ़ रहे हैं लुईस की ही। तो हमेशा सबसे पहले आई आरएनएस की, आरएनएस में कुछ कमी थी तभी तो बॉन्ड से लोरी। सबसे डेवलप लेटेस्ट डेफिनेशन किसकी है? लुईस की। तो यानी जब तक आपको कुछ नाम दे नहीं रखा, हम मान के चल रहे हैं हम लुईस एसिड बेस की कंपेयर कर रहे हैं। और ऊपर मैंने मेंशन किया है केबी। तो केबी का मतलब हमें कंपेयर क्या करनी है? सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ। और बेस किसे कहते हैं? डोनेट करना चाहिए। अब बताओ बेटा CH4 कैसे इसमें डोनेट करेगा जब इसकी डोनेशन टेंडेंसी है ही नहीं, देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो वो तो बेचारी का बेसिक स्ट्रेंथ 0 हो गया। कंपटीशन तो केवल इन दोनों में बचा कि ये देगा फास्ट या ये स्लो देगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं सेकंड में, जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन अभी करा दिया था, अभी बोला भी है। कुछ ग्रुप के हो कुछ पीरियड के हो, ग्रुप में डिक्रीमेंट ज्यादा होता है, इतना सा याद रख लो। बताओ सबसे बुरा बेस कौन है? H2H। अब बच गए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन की EN ऑक्सीजन से क्या होती है? कम। आंसर आ गया। थर्ड, अमोनिया और PH3। अब मैंने पहले भी समझाया था और आसानी से समझ में आ गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने खुद से बना के दिया, मैंने इसी के जस्ट नीचे नहीं बनाया, इसीलिए गैप देके। पहले में गलती थी, CH4 बेस ही नहीं था। अब मैंने यही क्वेश्चन दोबारा बनाया सिर्फ इसलिए समझाने के लिए। इस बार मैंने CH3 माइनस बना के दिया। बताओ इस बार इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कौन है? कार्बन। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या इस बार इसके पास नेगेटिव चार्ज है? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कौन होता है? जिसके पास कम से कम एक नेगेटिव चार्ज या एक लोन पेयर हो विद कंप्लीट ऑक्टेट। अब बताइए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल थ्री बिलोंग टू अ पीरियड। पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इस बार देखो सबसे अच्छा लुईस बेस कौन है? CH3 माइनस। नेक्स्ट HCl, Br, चारों ही ग्रुप के हैं। ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज। क्या ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट बड़ा अच्छा है। कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है। ऐसे हैं, सब पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, सब पे देखो माइनस चार्ज है, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इधर जा रहे तो डिक्रीज, इधर जा रहे तो भी डिक्रीज। बताओ इनमें सबसे अच्छा बेस कौन है? CH3 माइनस के बाद NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस, OH माइनस के बाद F माइनस। मैंने क्या बताया? ग्रुप में डिक्रीमेंट ज्यादा होता है। अब इन दोनों में सल्फर और क्लोरीन में कैसे कंपेयर करोगे? सल्फर क्योंकि आपको पता है इधर जाने पर भाई दोनों नीचे है। अब ये दोनों तो पीरियड के हो गए ना, इन दोनों, इन चारों के कंपैरिजन में ये नीचे है, इन चारों के कंपैरिजन में नीचे है, तो नीचे ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ। अब इन दोनों में तो पीरियड रिलेशन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से क्या होती है? ज्यादा। सल्फर SH माइनस और Cl माइनस। क्या किसी स्टूडेंट के सारे सही आए? पूरे 6? अच्छा HS माइनस लिखा नहीं था, बाकी पूरे करेक्ट आए। उसके बाद वाले सारे सही हैं। चलो 6 में डाउट है पूछो। 6 में जिसको भी डाउट है बेटा पूछ लीजिए, लिख दो। इनमें से किसी में भी डाउट है जल्दी पूछो। बेटा कौन से वाले में डाउट है? मैम साइज इन्फ्लुएंस करेगा ना ओवर EN? यस बेटा, बार बार मैंने यही बताया है, साइज में डिक्रीमेंट। इन्फ्लुएंस का मतलब साइज की डोमिनेंसी ज्यादा है, लेकिन डोमिनेंसी किस वे में? साइज डोमिनेंट है लेकिन किस वे में? साइज जितना बड़ा होगा डिक्रीमेंट उतना ही ज्यादा होगा। साइज डोमिनेंट है बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में, लेकिन साइज बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? रिवर्स, कम होती जाती है। जितना बड़ा साइज होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा एक 7th क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
चलो इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये केवल बेटा अपन ने पहला स्टेप लिखा है, पहले स्टेप से ही कंपैरिजन किया है। हाउ टू कंपेयर, बेसिक स्ट्रेंथ का पहला स्टेप था डोनर एटम डिफरेंट है तो उसका पीरियड और साइज पे ही अपन ने उसके एग्जांपल किए हैं। चलो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 2 3 मान लेते हैं। 1 2 3 बोलो केवी का ऑर्डर। तो ये कैसे कंपेयर किया, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा है ना अपन सभी ने। ये इसीलिए क्योंकि अब यहाँ पे ये sp3 है, ये कैसा है sp2 और ये कैसा है sp, और हम सभी पढ़ के आ चुके हैं En proportional to percentage of s कैरेक्टर। तो सपोज कई बार एलिमेंट सेम है लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। अग्रिम बेटा आपने शायद मुझे लगता है कुछ उल्टा लिखा है, एल्काइन का ज्यादा क्यों होगा। अग्रिम एल्काइन वाला कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है तो उसकी En डबली बॉन्डेड वाले से, सिंगल बॉन्ड वाले से सबसे ज्यादा होगी। हाँ इसी तरह जैसे अब ये है, इसमें डोनर एटम बताओ कितना भी बड़ा कार्बन की चेन दिया मैंने, ये डोनर, ये तो सिर्फ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। बताइए इन दोनों में डोनर एटम कौन है, इस पूरे में डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। इस पूरे में डोनर एटम नाइट्रोजन। बताओ किसकी En ज्यादा है, En किसकी ज्यादा है, En नीचे वाले की ट्रिपली बॉन्डेड है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, ए बी। सेकंड पॉइंट, ये सारे एग्जांपल स्टेप 1 के थे। स्टेप 2 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बिल्कुल सेम है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज सिमिलर देन कंपेयर ओवरऑल मॉलिक्यूल और आयन, जो भी अपन को देंगे। Anions are better base than neutral molecule due to more electron density। एक बार मैं समझा दूं पहले, जब लिखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। यहां देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया NH2 माइनस और एक एग्जांपल दिया NH3। इसमें आप देखो कोई सा भी कंसेप्ट नहीं लग रहा फर्स्ट वाले का। ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी sp3, ये भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वाला कंसेप्ट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, सेम नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब कैसे कंपेयर करें, तो इसमें देखो जो एनायन होता है, एक लोन पेयर तो पहले से था, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज और आ गया। 1 नेगेटिव चार्ज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2। आप सभी ने पढ़ा है लोन पेयर और एक तरह से नेगेटिव चार्ज इज आल्सो इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्शन। इसकी डेंसिटी थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा।
जब इनमें रिपल्शन हो रहा है तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, डोनेट। तो सपोज ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए जो एक एनायन है और एक कैसा है, न्यूट्रल, तो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, एनायन। मतलब एक है OH माइनस और एक है H2O। कौन ज्यादा अच्छा डोनर एटम है, CH3 CH डबल बॉन्ड N माइनस CH3 CH NH। बताओ एंट्री पार्ट से क्वेश्चन कौन है, P और Q में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दिया ना ये। ऐसे कोई भी आपको स्ट्रक्चर बना के देगा। अब आपने H2 में नाम का चैप्टर पढ़ लिया आपने, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो अब आप दोबारा कोनिक की शीट करो, लगती हो ऑक्साइड। होते थे तब 5 तो ही, तब तो भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तो अभी भी टफ लगेंगे, लेकिन लगाते रहो आपके पास। सेम मॉलिक्यूल है अभी, क्योंकि मैंने लिखा है मॉलिक्यूल सेम है, बट एक इसका एनायन है और एक इसका क्या है, न्यूट्रल फॉर्म। तो का एनायन हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा अच्छा होगा। अब आप कहोगे कि मैम मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाए, मान लो ऐसे, है ना, तो ये तो बताओ किस कंसेप्ट से सॉल्व होगा, स्टेप 1 से या स्टेप 2 से। इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसमें डोनर एटम कौन है, सल्फर। पीछे से मैथ्स के सर की आवाज आ रही है। अच्छा, इसका बैटरी गया इसलिए, कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी बैल हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास छोड़ भी चुके हैं। क्या होता है कि एक होता है 4 o'clock के बाद, ऐसा है आपके बैच में नहीं, हर बैच में होता है 4 o'clock के बाद, मतलब बच्चे के एक होता है 1 घंटे ऑनलाइन वालों की स्पेशली 4 o'clock के बाद शायद दिमाग कम हो जाता है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी। 2 बच्चे गए, फिर वो देखते हैं काउंटिंग वाइज यार बच्चे जा रहे हैं, फिर 2 और गए, 4:30 तक आते आते तो एटलीस्ट ऐसा लगता है आधी क्लास गई। बेटा ये सारे एग्जाम्पल लिख लें तो अच्छा है, स्टेप 2 पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में स्टेप 3 से लिखाएंगे। अच्छा, डिस्कशन पूरा GOC1 तक का है, सबका कंप्लीट है। DPP नंबर C8 तक कंप्लीट है, क्योंकि यहां तक अपन का पहले 11 तक होना था, C8 तक का डिस्कशन नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कराना हो मैं करा दूंगी, बट आपका C8 तक आपका GOC1 तक का DPP था, C9 से अपना GOC2 में है, C7 या 8 देख लेना एक बार। सी में डिस्कशन किसी भी DPP का नहीं हुआ। अच्छा, सर की तरफ से हो गया, बच्चों की तरफ से बाकी है। कोई नहीं, आप लोग करें और कोई भी डाउट आएगा सर से पूछ लेना, मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, लीव कर सकते हो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, if electron donor atom is similar then compare overall molecule or ion, anions are better base than neutral molecule due to more density, electron density। बेटा मेरा नाम मैंने अभी बताया था, आयुष आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा। बेटा MRS मैम मिसेस राधा शर्मा, मैं रेजोनेंस सिंस 2008 से कंटिन्यू हूं, मुझे 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं रेजोनेंस में पढ़ाते हुए। नंबर अभी नहीं दे रही हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास तक देखते हैं, एक बार पूछ लेती हूँ कि ग्रुप वो बना रहे हैं कोचिंग की तरफ से, मतलब उपेंद्र सर, या फिर हमें बनाना है, ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लेंगे। GOC1 को ही पहले पढ़े, क्योंकि आपने देखा अभी तो जैसे पॉइंट स्टार्ट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं GOC1 के केमिकल बॉन्डिंग की कुछ आपके टॉपिक आ रहे हैं। 12th में अभी अपन बहुत आराम से इस तरह ही पढ़ेंगे कि 11th का रिवीजन हो। अभी आप लोग सब पहले GOC1 को रिवाइज करिएगा, GOC1 को रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि अपन के आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप गलती ना करें, तो टॉपिक आपके साथ में होते जाएं। GOC1 रिवीजन करना है। DPP कोशिश करिएगा C1 से लेकर के C8 तक कर लेना, मैं डिस्कस करा दूंगी, ठीक है। C1 से C8 तक कर लोगे, ठीक है, कर लेना। डिस्कस करने में फिर 5 मिनट लगेंगे। अब मेरी क्लास कब है,
कल नहीं है मेरी क्लास, कल आपके बैच में मेरी क्लास नहीं है, अब शायद वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को है। अब PA1 में PA2 में ये पता नहीं।